नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हड़ताल से जुड़ी जानकारी देंगे। हड़ताल को औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए संगठित श्रम का अंतिम हथियार माना जाता है। जब एक औद्योगिक विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं और नियोक्ता के साथ बातचीत विफल हो गई है, तो काम करने वाले कार्रवाई का सहारा लेते हैं। हर हड़ताल अवैध नहीं होती। जैसे मूल वेतन, बोनस, पीएफ, डीए, ग्रेच्युटी, छुट्टी और छुट्टियों जैसे मामलों में सुधार के लिए सामूहिक सौदेबाजी को अन्याय नहीं माना जाता है। और अगर इस तरह की मांगों को मानने के लिए किसी कंपनी को प्रेरित करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है या कम से कम खुली बातचीत के लिए उचित मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोर्ट को ये जांच करनी चाहिए कि क्या विवाद को सुलझाने के लिए प्रबंधन ने सभी कानूनी कदम उठाए और काम फिर से शुरू करने के लिए काम करने वालों को प्रेरित किया है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हड़ताल से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। अगर आपका हड़ताल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे खास अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हड़ताल की कानूनी परिभाषा क्या है, औद्योगिक विवाद का क्या अर्थ है? बेसिकली स्ट्राइक है क्या, हड़ताल है क्या? हड़ताल बेसिकली एक माध्यम है एक बॉडी का जब मैं बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें काफी सारे लोग वर्कर्स हैं जो कार्य करते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उनकी एक बॉडी होती है यूनियन जिसे हम बोलते हैं। अगर अपनी मांगों को लेकर और वो अपनी मांग के पूरा ना होने के ऊपर अगर काम को रोक दे थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसी स्थिति को हम स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल बोलते हैं। पूजा, जाहिरा आपको तो पता ही होगा जी कि आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सी 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जी हमारे पास ये प्रावधान है, हमारे पास ये अधिकार है। अधिकार किसका है? पीसफुली इकट्ठा होने का। जी, जो लोगों को ये अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होना पीसफुल होना चाहिए। आप किसी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं है, ये हमारी डिमांड है। आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एजिटेशन कर सकते हैं और आप पब्लिक मीटिंग्स भी कॉल कर सकते हैं। जी। ये सब चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है और 19(1) सबसेक्शन सी में ये प्रावधान हमारे पास, आर्टिकल 19(1) सी में प्रावधान हमारे पास अवेलेबल है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन विद इन सर्टेन पैरामीटर्स होना चाहिए। अब स्ट्राइक भी आपको जानकर हैरानी होगी जाहिरा कि स्ट्राइक्स भी 3 तरह की होती है। लोगों को अभी तक शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्ट्राइक का उनका मतलब एक ही है कि एक सिंपल स्ट्राइक होती है। जी। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो स्ट्राइक 3 तरह की होती है। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो हम, एक होती है प्राइमरी स्ट्राइक, वो ऐसी स्ट्राइक है जो एम्प्लॉयर के खिलाफ होती है। एक होती है सेकेंडरी स्ट्राइक, ये ऐसी स्ट्राइक है कि वर्कर्स बाहर ना जाकर उस प्रेमिसेस में, जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसी के प्रेमिसेस के अंदर वो एक प्रोटेस्ट करते हैं फॉर देयर डिमांड। और नॉर्मल स्ट्राइक तो नॉर्मल स्ट्राइक आपने देखा ही है, वो तो डिफरेंट तरीके से होती है। एक चीज और बताना चाहूंगा जायरा में कि स्ट्राइक और लॉकडाउन में बेसिकली फर्क क्या है। स्ट्राइक जो है बेसिकली वो तो आपने देखा कि अपनी बात को, काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना जी, और वो रिप्रेजेंट करना एक कंपनी के सेसेशन ऑफ वर्क है बेसिकली। सेसेशन रोकना
ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन ए कंपनी। ऐसे लोग जो एक कंपनी में काम करते हैं वो अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक दें। किसके लिए? सबके अधिकार के लिए, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए, और जिसमें कि माना यह जाता है कि उन सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग रही होगी कॉमन इंटेंशन से करके कि सभी का ऐसा मानना है। ये हो गया स्ट्राइक। अब एक होता है लॉकडाउन। लॉकडाउन और स्ट्राइक में ये फर्क है कि लॉकडाउन लॉकिंग ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, लॉकडाउन नहीं बोलते। लॉकिंग ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है? वो भी एक तरह की स्ट्राइक है, लेकिन उसमें टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग शटडाउन होता है फैक्ट्री का, लेकिन वाइंडिंग अप नहीं होता। मतलब थोड़े दिन के लिए काम नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को एकदम स्टैंड स्टिल पोजीशन पे ला देंगे, लेकिन उसको बंद नहीं होंगे परमानेंटली। तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं जायरा कि जो स्ट्राइक है, हड़ताल जो है, ये किसी आदमी का फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा हमें हालांकि आर्टिकल 19 में आपको राइट दिया गया है, अधिकार दिया है कि आप असेंबल हो सकते हैं, आप अपनी बात को बोल सकते हैं, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी एक पैरामीटर है, विद इन सर्टेन रेंज आपको वो काम करने हैं। लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप कल को ये कहें कि ये मेरा राइट है इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको आजादी जरूर है, लेकिन इसमें भी अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में, क्योंकि इंडस्ट्री के भी कुछ राइट्स हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसके तहत आपके ऊपर भी सर्टेन एक्शंस हो सकते हैं अगर आप स्ट्राइक पे जाएं। मैं ये बताना चाहूंगा जाहिरा, सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है, वो आपको प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते इन पब्लिक यूटिलिटी। सेक्शन 23 जो है वो किसी भी तरह की स्ट्राइक का, इन जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल प्रोहिबिशन है इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वो सेक्शन 23 जो है आपको प्रोहिबिट करता है कि आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ऐसा बोलता है। ये बात रही एक। अब मुझे ये बताना है कि अगर सपोज करो कोई आदमी डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता है, कोई यूनियन की बात अपनी कहना चाहता है और वो स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, क्योंकि सबका एक कॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनेजमेंट तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपको, और मैनेजमेंट पे रिप्रेजेंटेशन के बाद भी अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो आपको स्ट्राइक पे जाना पड़ा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इस बात को। ऐसी स्थिति में दो चीजें थी। गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट किया था, तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि कम से कम आप 14 दिन का नोटिस देंगे स्ट्राइक पे जाने से पहले कि हम स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, हमारी मांगे हैं, ये आपको नोटिस है, आप अपनी जो तैयारियां करनी है कर लीजिए। ये अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले इनको राहत दी थी, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को। लेकिन पहले सेक्शन 24 अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो वो इलीगलिटी तो बताता ही है जी। वो ये भी कहता है कि आपको यहां जैसे 14 डेज का भी गवर्नमेंट ने कर दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि ये 6 वीक्स का नोटिस होना चाहिए जी। जाहिर है एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, हर आदमी आजकल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अडॉप्शन कर रहा है जी। ADR बोलते हैं उनको। प्रदीप शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी साहब, मैं अपना नंदधाम इंडस्ट्रियल एस्टेट करके हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें वो कलेक्टर का लैंड था, 99 इयर्स का लीज जी, वो एक्सपायर हो गया है 2003 में।
तो अभी रिन्यू करने के लिए उनका क्या कायदा है? वो लोग तो अभी पहले 212 रुपया रेट था, हमारा रेंट था, अभी वो लोग 20 लाख रुपया रेंट लगा रहे हैं साल का। आपको अपना जो लीज है उसे रिन्यू करना है, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी। प्रदीप शर्मा जी, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? प्रोसीजर है कानून में कि लीज अगर 99 इयर्स की है, ऑब्वियसली कंप्लीशन के बाद उसको रिन्यूअल कराना मस्ट है। ये प्रेरोगेटिव है, क्योंकि 99 इयर्स की जब लीज हुई होगी, उस टाइम पे जो लीज रेंट होगा, लीज अमाउंट होगा, 99 इयर्स पहले बहुत मिनिमल सा अमाउंट होगा। आज की परिस्थितियों को देखते हुए इस लीज रेंट को रिन्यू होना ही होना है। ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो हमें कितना इसका अमाउंट रखना है मिनिमम, वो अमाउंट भरकर प्रायोरिटी सबसे पहले आप ही को मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके ऊपर गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए उस पर काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ओकेजन नहीं रहा कि आपकी लीज को कैंसिल कर दिया जाए। तो आपको फीस भरने के बाद, वो आवेदन देने के बाद, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं, अगर आप उनका टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं तो आपकी लीज रिन्यू हो जाएगी। जी जी, चलिए ठीक है राजेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा आपका। प्रदीप जी, अब अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो हड़ताल होती है उसे अवैध कब करार दिया जाता है? क्या सभी हड़तालों को अवैध कहा जा सकता है? जाहिर है, जैसे भी मैंने बताया था आपको कि हड़ताल पे जाने से पहले अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है, उसमें तो ये बोला गया है कि कम से कम 14 दिन का आपको नोटिस देना। स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज जो हैं, जो हड़ताल पर जाना चाहते हैं, उनको कम से कम आपको 14 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है अंडर न्यू लॉ, जो नया कानून है। लेकिन इवन अदरवाइज भी पहले जो लॉ था, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, उसमें तो ये बोला गया है कि कम से कम 6 वीक का प्रायर नोटिस देना है। एक दूसरी बात, अगर आप कॉन्सिलेशन पेंडिंग है तो उस टाइम पे भी स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे। जैसा कि ब्रेक के पहले मैं ज़ाहिरा आपको बताने जा रहा था कि गवर्नमेंट, कोर्ट और दूसरी एजेंसीज आजकल एडीआर को अडॉप्ट कर रही है। एडीआर का मतलब है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसे कि कोर्ट्स में भी कोई ऐसे केसेस आते हैं कि उसमें कोर्ट पहले कहता है कि क्या इसमें किसी तरह की कोई कॉन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है, सेटलमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो मध्यस्थता सेंटर में भेज देते हैं दोनों पार्टीज को। मीडिएटर उसमें बैठते हैं, दोनों तरफ की बात सुनते हैं, और उसको सुनने के बाद वो दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अब ऐसा कर लीजिए, ये आपके लिए उचित रहेगा। और अगर आप उस मीडिएशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो मीडिएटर एक अपनी रिपोर्ट बनाकर और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख देते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये मीडिएशन हुआ है। जी। अगर कोर्ट में जाके दोनों पार्टीज कहती है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है और ये जो हमारी मध्यस्थता हुई ये हमें स्वीकार है, तो ठीक है। मध्यस्थता के बीच पे हुए कोई फैसले को कोर्ट में जाके माना जाए, ये जरूरी नहीं है। वो आप वहां जाकर अपना निर्णय चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का या किसी भी इंडस्ट्री का आजकल प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कि आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल करें। इसीलिए मध्यस्थता सेंटर्स आजकल दिन पे दिन बनते जा रहे हैं। लेकिन लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लॉ में जो प्रावधान है उनकी बात करूं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत अगर आप 6 महीने के बिना नोटिस के 6 वीक्स के बिना नोटिस के स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो स्ट्राइक इलीगल है। जी जी। ऐसी स्ट्राइक जो कॉन्सिलेशन में हो, मध्यस्थता के बीच में हो, अगर मध्यस्थता चल रही है दो पार्टीज के बीच में और उस टाइम पे आप स्ट्राइक पे चले गए, वो भी इलीगल स्ट्राइक है। जी जी।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना होता है, अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो अगर आपको अपनी मर्जी मनवानी है या जिस वजह से आप स्ट्राइक कर रहे हैं उन बातों को कंपनी के सामने रखना है, तो उन तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि हर चीज़ के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वही चीज़ यहाँ पर भी है। प्रदीप शर्मा जी, वही एस्मा के बारे में जानना चाहेंगे। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो होता है वो क्या होता है, कब ये लागू होता है और क्या बंदिशें लगाई जाती हैं? जाहिरा, आपको तो याद ही होगा कोविड का अभी काफी लंबा समय रहा। जी जी। लेकिन ऐसे समय के बीच में भी आपके खाने पीने का, आपकी दवाइयों का इंतजाम सरकार करती रही। इसी तरह कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे डिफेंस की सर्विसेज हो गई, मेडिसिन की सर्विसेज हो गई, फूड की सर्विसेज हो गई। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आम नागरिक के लिए जरूरत है। जी जी। तो ऐसे एम्प्लॉइज जो इनमें, जैसे कोई डिफेंस में काम कर रहा है, डॉक्टर है, ऐसी सर्विसेज जिनकी हर समय जरूरत पड़ती है, जिनके स्ट्राइक पे जाने के कारण से देश की सुरक्षा को या जनमानस को खतरा पड़ सकता है, ऐसे टाइम में ये जो कुछ सर्विसेज हैं, ये इनको लॉ प्रोहिबिट करता है, इनको लॉ रोकता है कि वो स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जी जी। तो एस्मा का फुल फॉर्म एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट है। जी। ऐसा एक्ट जो एसेंशियल सर्विसेज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जी जी, वो सर्विसेज जिससे जनमानस या देश की सुरक्षा और अखंडता जुड़ी हो, ऐसी सर्विसेज में काम करने वाले लोग स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकते। जरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ, खाली स्ट्राइक पे अगर जाएं आप, जी जी, तो जैसे कुछ ड्यूटीज वर्कर्स की है, यूनियंस की है, इसी तरह कुछ ड्यूटीज मैनेजमेंट की भी है। जी। अगर किसी भी संस्था में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्राइक है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर वर्कर्स भड़क गए, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, तो बेलगाम का घोड़ा तो कोई नहीं बन सकता। लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मेरा कहना यह है कि अगर स्ट्राइक कोई हो रही है, तो मैनेजमेंट उन पे एक्शन ले सकती है और ये भी इंश्योर कर सकती है। सायरा, आप ये तो मानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं कि सबके सबका बहुमत हो, सबके सबकी एक ही राय हो। जी, जाहिर तौर पर अगर 100 आदमी ऐसे हैं, 100 आदमी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, 100 में से 80 लोग अगर स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं और 20 आदमी नहीं जाना चाहते, जी, तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि जो नॉन स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज हैं, जो ऐसे एम्प्लॉइज जो काम करना चाहते हैं, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो सेफली उस प्रेमिसेस में जाकर अपना काम कर सके। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज हैं, कानून उनको प्रावधान करता है कि वो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनको इवन टर्मिनेट तक कर सकते हैं, उनको नौकरी से हटा सकते हैं। ये एक्ट में प्रोवाइड है। जी जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो एकजुट नहीं होते हैं, जो उनके साथ नहीं होते हैं, जो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो जो कंपनीज होती हैं उनको उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हड़ताल से जुड़ी हुई और कानून में क्या कुछ कहा गया है हड़ताल करने को लेकर। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।